आज हम 9वां पाठ पेज नंबर 35 9वां पाठ रज्जब चाचा इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक व्यथित हृदय जी हैं। ये एक प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं और इस कहानी में लेखक ने पारंपरिक हुनर, ग्रामीण सामाजिक ताना बाना, आपसी प्रेम, सद्भाव, धर्म सहिष्णुता, भाईचारा ऐसे कई मार्मिक चित्रों का वर्णन किया है। उच्च पद पर होने के बावजूद बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान को भी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं यह कहानी। रज्जब चाचा ये इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में रज्जब चाचा का एक छोटा सा मकान है। संध्या, सवेरे, दोपहर जब जाओ वे अपने बरामदे पर बैठकर कपड़े सीते हुए ही मिलते हैं। यदि कोई उनसे कहता कि रज्जब चाचा आप थोड़ी देर के लिए विश्राम क्यों नहीं कर लेते, तो वे कहते कि ज़िंदगी विश्राम करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए मिली है। 7-8 गाँव के बीच में रज्जब चाचा ही एक ऐसे हैं जो सिलाई का काम करते हैं। विवाह, शादियों और तीज त्योहारों पर तो उनके पास इतना काम आ जाता है कि उन्हें आराम से बैठने की कभी फुर्सत ही नहीं रहती। वे रात भर अपने पूरे परिवार के साथ जुटे रहते, फिर भी उनका काम पूरा नहीं हो पाता था। यानी उनको इतना काम मिलता था क्योंकि वे 7-8 गाँव के बीच में एक ही सिलाई करने वाले उस समय हुआ करते थे। विवाह शादियों के दिनों में रज्जब चाचा को बड़े चाव से लोग बुलाते। यदि वे स्वयं जोड़ा जामा पहनाने के लिए न जाएं तो उनके प्रेमी बुरा मानते थे और फिर उन्हें उलाहना देते थे। तो शादी के समय जो पहनी जाने वाली जो कपड़े हैं उसे जोड़ा जामा कहते हैं और इस तरह शादियों के वक्त में लोग इन्हें बुलाते थे जोड़ा जामा पहनने के लिए। जोड़ा जामा पहनाने में रज्जब चाचा को घाटा नहीं होता क्योंकि लोग उन्हें नेग में ऐसी रकम दे देते, नेग यानी शगुन में ऐसी रकम दे देते जो निश्चित रूप से उनके पारिश्रमिक से अधिक होती थी। 75 को पार कर गए हैं, अब भी उन्हें सुई के छेद में बिना चश्मे के ही वे धागा डाल लेते हैं। लंबा अंगरखा पहनते थे। अंगरखा यानी लंबा कुर्ता, सिर पर सादी टोपी लगाते और घर पर रहते तो पैरों में लकड़ी की चट्टी पहनते थे। चट्टी यानी ऐसा जूता जो कि एड़ियों की तरफ से खुला रहता है, सिर्फ सामने उसका शेप जो है वो जूते के समान होता है। और कहीं जाना होता तो पैरों में मोटे चमड़े की चप्पलें डाल लेते थे। रज्जब चाचा ने जब से होश संभाला तब से वे बरामदे में बैठकर कपड़े सीते चले आ रहे हैं। युग बदलता गया, लोग धरती पर से चंद्रलोक में चले गए, पर रज्जब चाचा और चाचा की मशीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही छोटी मशीन जो उनको बचपन में थी आज भी उनके पास है। रज्जब चाचा के समान वह भी बड़ी तेज़ी से चलती है। यदि कभी वह बिगड़ जाती तो रज्जब चाचा उसे स्वयं अपने हाथों से ठीक कर लेते हैं। वे कहते हैं इस मशीन में उससे उन्हें बड़ा लगाव है। इसके साथ रहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। रज्जब चाचा का घर अपने गांव में अपने मजहब का अकेला घर है। पूरा गांव हिंदुओं का है, पर रज्जब चाचा कभी ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे गांव में अकेले हैं। वे पूरे गांव को अपना कुनबा और पूरे गांव के धर्म को अपना मजहब मानते हैं। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। गांव में जब कभी किसी बात पर झगड़ा खड़ा होता तो रज्जब चाचा पहले बुलाए जाते। रज्जब चाचा किसी भी मामले के संबंध में जो कुछ निर्णय देते, फिर किसी से साहस नहीं होता कि वह उसे बदले या न माने। अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर के दूसरे गांव में भी रज्जब चाचा की बड़ी प्रतिष्ठा है। वे जहाँ कहीं भी पहुँच जाते लोग बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करते थे
होली, दिवाली और दशहरे पर दूर दूर के घरों से उनके पास पकवान पहुंचते। वे स्वयं भी ईद, बकरी ईद आदि के अवसरों पर बहुत से लोगों के पास सेवइयाँ और मिठाइयाँ भेजा करते हैं। रज्जब चाचा के जवानी के दिन थे। गांव के ठाकुर सूरभान के लड़के का विवाह था। सूरजभान का लड़का माता प्रसाद गौर वर्ण का हंसमुख, सुशील और पढ़ा लिखा युवक था। रज्जब चाचा बड़े चाव से विवाह का जोड़ा चामा लेकर ठाकुर के आंगन में पहनाने के लिए उपस्थित थे। रज्जब चाचा ने जब अपने हाथों से दूल्हे को जोड़ा जामा पहनाकर उसे तैयार किया तो ठाकुर की बाँछें खिल गई, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए उसे देखकर। ठाकुर बाग बाग होकर बोले, रज्जब चाचा तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामे में तो मेरा बेटा ऐसा फब रहा है मानो इंद्र हो। रज्जब चाचा बोल उठे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ठाकुर, खुदा की मेहर हुई तो तुम्हारा बेटा सचमुच इंद्र ही होगा। युवक माता प्रसाद ने रज्जब चाचा के पैर छुए। रज्जब चाचा ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम सचमुच इंद्र बनकर अपने देश का नाम रोशन करो। ठाकुर ने प्रसन्न होकर रज्जब चाचा को पूरे 100 रुपये का नोट न्योछावर में दिया। रज्जब चाचा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। माता प्रसाद ने वकालत पास की। वह शहर में वकालत करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह शहर में ही बस गया। ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई, पर युग की रफ्तार ने उन पर नहीं, उनके काम पर भी प्रभाव अवश्य डाला। काम तो अब भी उनके पास बहुत आता है, पर अब गांव में बहुत से लोग ऐसे पैदा हो गए जो अब अपने कपड़े शहर में सिलवाने लगे हैं। रज्जब चाचा बदलते हुए ज़माने की निंदा तो कभी नहीं करते, पर वे ज़माने के प्रभाव में आकर अपनेपन को छोड़ना भी पसंद नहीं करते। वे मुसलमान अवश्य हैं, पर वे अपने को किसी से अलग नहीं मानते। उनका कहना है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो धरती की देन है, खुदा तो केवल इंसान पैदा करता है। अगहन पौष के दिन थे। रज्जब चाचा की पोती का विवाह था। वे इस विवाह को बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अब शायद वे किसी और के विवाह को देख न सके, अतः वे इस विवाह में अपने मन की हर इच्छा पूरी कर लेना चाहते थे। दोपहर का समय था। रज्जब चाचा अपनी पोती के लिए गहने और कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। यद्यपि उनके गांव से होकर शहर तक बस जाती थी, पर रज्जब चाचा पैदल ही जा रहे थे। वे पैदल के आदी थे। शहर केवल 7-8 किलोमीटर के फासले पर ही था। रज्जब चाचा जब शहर पहुंचे तो एक विद्यालय के पास भीड़ भाड़ देखकर रुक गए। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि यह भीड़ भाड़ क्यों है, तब लोगों ने बताया कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। यह भीड़ उन्हीं के स्वागत के लिए एकत्र हुई है। पर रज्जब चाचा को शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना। वे उस भीड़ की ओर देखते हुए शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे शहर की ओर मुड़े, दनदनाती हुई एक कार आ पहुंची। रज्जब चाचा ने बड़ी कोशिश की कि वे शीघ्रता ही कार के लिए रास्ता छोड़ दें, पर शरीर बूढ़ा होने के कारण उन्हें कुछ क्षण तो लग ही गए और कार को रुक जाना पड़ा। पहरे पर नियुक्त सिपाही ने दौड़कर रज्जब चाचा को डांट लगाई और उसे पकड़कर पटरी पर कर दिया। कार चली, पर फिर रुक गई। सहसा कार का द्वार खुला और एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकले। वे कोई और नहीं, स्वयं मंत्री महोदय थे। वे किसी और को अवसर न देकर शीघ्र दौड़कर रज्जब चाचा के पास जा पहुँचे और उन्होंने कुछ कदम के फासले पर ही पुकारते हुए कहा, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा। रज्जब चाचा जब तक कुछ कहें न कहें, मंत्री महोदय ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श कर लिए। रज्जब चाचा ने बिना पहचाने हुए ही दोनों हाथों से उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रज्जब चाचा ने जब उन्हें अपने सीने से लगाते हुए उनकी मुखाकृति को गौर से देखा तो हठात उनके मुंह से निकल पड़ा, माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो? मंत्री महोदय बोल उठे, हाँ रज्जब चाचा, मैं माता प्रसाद ही हूँ। आपने ही तो मुझे इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया था। रज्जब चाचा की आंखें सजल हो गई। उनकी आंखों से आनंद, प्रसन्नता की बूंदें टपक कर गिरने लगी। उन्होंने अपने आंखों के आंसू के उत्तर में मंत्री जी की आंखें सजल हो उठी। उन्होंने अपने आंसुओं में बहुत से स्मृति चित्र देखे। फिर कुशल क्षेम और हालचाल
रज्जब चाचा ने उन्हें बताया कि उनकी पोती का विवाह 10 दिसंबर को है। मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में 10 दिसंबर के दिन कुछ लिखकर रज्जब चाचा को बड़ी नम्रता से नमस्कार किया और फिर चले गए। रज्जब चाचा ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए शहर का रास्ता पकड़ा। 10 दिसंबर का दिन था, सूर्य डूब चुका था। रज्जब चाचा अपनी पोती के विवाह के कामकाज को लेकर बहुत व्यस्त थे। उनके पैरों में जैसे विद्युत की सी गति पैदा हो गई थी। सहसा एक कार आकर रज्जब चाचा के दरवाजे पर रुकी। रज्जब चाचा ने आश्चर्यचकित होकर कार की ओर देखा। कार का द्वार खोलकर मंत्री माता प्रसाद उतर रहे थे। रज्जब चाचा ने दौड़कर माता प्रसाद को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। उनके मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, अरे बेटा, तुमने क्यों कष्ट किया? रज्जब चाचा की आंखें भर आई। उन्हें बड़े आदर से अपने बरामदे पर ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। सारे गांव में बिजली की तरह खबर फैल गई। मंत्री महोदय को उसी दिन रात में राजधानी जाना था, अतः उन्होंने शीघ्र ही चाय पानी करके रज्जब चाचा से छुट्टी ली। रज्जब चाचा और गांव के लोग उन्हें कार तक पहुंचाने के लिए आए। मंत्री जी ने रज्जब चाचा के पैरों को छूकर कार में बैठते हुए कहा, चाचा आप क्या करते हैं? रज्जब चाचा ने उत्तर दिया, यहीं बरामदे पर पुरानी मशीन से सिलाई करता हूँ। कुछ दिनों के बाद लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि रज्जब चाचा के 2 नई मशीनें आ गई। उन्होंने 2 बेरोजगार युवकों को अपने पास काम पे रख लिया। गांव वालों को पता चला बाद में, तो वे मशीन मंत्री महोदय ने भेजी थी। अब रज्जब चाचा खूब खुश रहने लगे। तो देखिए किस तरह इस कहानी को बड़े मार्मिक तरीके से लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और इतने बड़े मंत्री होने के बावजूद उन्होंने रज्जब चाचा को पहचाना और उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो यहाँ पर जो लेखक है वहाँ यह भी बताना चाहता है कि कितना भी पद बड़ा हो जाए, लेकिन बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान का भाव हमारे में रहना चाहिए और काम के प्रति हमारी निष्ठा हमेशा रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।